अगला क्वेश्चन है पांचवा, डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो आइए देखते हैं क्या क्या राइट्स है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के। तो क्वेश्चन है ये राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। पहला क्या है, राइट ऑफ शेयर होल्डर्स टू बी इन्फॉर्म थ्रू करेक्ट डिस्क्लोजर। मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाए कंपनी की। द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर्स need to be provided to shareholders in a simple format. This leads to informed investment decision making by the shareholders। मतलब कंपनी को जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनको एक सिंपल वे में समझाई जाए, ये ऐसी है ये ऐसे, ताकि उनको इन्वेस्टमेंट करने में डिसीजन लेने में कोई दिक्कत ना आए। एंड नेक्स्ट इज राइट ऑफ माइनॉरिटी टू बी हर्ड। मतलब जो उनका अधिकार है वो सुना जाए उनको। अगर वो माइनॉरिटी में है, कम में है, तो उनको नज़रअंदाज ना किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। एंड अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर इंश्योरिंग दैट माइनॉरिटी इंटरेस्ट डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट। मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए और उससे ये देखा जाए कि जो उनका अधिकार है, जो उनकी बातें हैं, उनका हनन तो नहीं हो रहा है, मतलब उनकी बातों को कोई दबा तो नहीं रहा है कंपनी में। ये कंपनी का अधिकार होता है, कंपनी की लायबिलिटी होती है, कंपनी की लायबिलिटी होती है वो कि वो इनकी राइट्स को डिफाइन करे, आइडेंटिफाई करे। अगला है फेयर वैल्यूएशन एज अ मीन्स ऑफ सेफ गार्जिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उनके साथ फेयर वैल्यूएशन हो ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो सेफ रहे। फॉर इवेल्युएटिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन मैकेनिज्म फॉर सेफ गार्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंपनी में एक स्वतंत्र वैल्यूएशन होना चाहिए ताकि उनका जो राइट है, वो जो उनका इंटरेस्ट है उसको कोई ब्रेक ना कर सके, उसको कोई प्रभावित ना कर सके। इसलिए एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन किया जाना चाहिए कंपनी में। अगला है फोर्थ, राइट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स टू सीक इंफॉर्मेशन। मतलब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इंफॉर्मेशन गेन करने की, इंफॉर्मेशन लेने की इजाजत होती है। अगला, राइट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ द कंपनी। मतलब उनको कंपनी में बोलने का, मतलब जो मीटिंग हो रही है उसमें बोलने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के लिए इतना काफ़ी है तो चलेगा, ये अथवा करके तो एक ही करेंगे। अब नेक्स्ट है छठा, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। हाँ यही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, आइए देखते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100 के अंडर, द मीटिंग विच इज हेल्ड टू डिस्कस एंड डिसाइड स्पेशल और अर्जेंट मैटर इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब ऐसी मीटिंग जो तत्काल बुलाई गई हो, जो इमरजेंसी के कंडीशन में बुलाई जाती है, और जो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो और वो तुरंत लेना हो, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। सच स्पेशल मैटर्स विच आर ट्रांसक्टेड इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आर कॉल्ड स्पेशल बिजनेस। मतलब ये जो भी निर्णय लिए जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, उसे एक स्पेशल बिजनेस का नाम दिया जाएगा। अगला, दिस मीटिंग इन कन्वेंस्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब ये मीटिंग दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में बुलाई जाएगी। अगला, पर्पज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसका पर्पज क्या होता है? तो ये हो सकता है अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने के लिए या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने के लिए। थर्ड है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायर ऑफ हिज टर्म। अगर कोई डायरेक्टर है उसको उसके टर्म के समाप्त होने से पहले ही, मतलब अगर वो 5 साल के लिए नियुक्त हुआ है तो उसको अगर पहले ही हटाना है तो उसको हटाने के लिए ये मीटिंग बुलाई जा सकती है। अगला, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायर ऑफ हिज टर्म। ऑडिटर को अगर उसके टर्म के एक्सपायर होने से पहले हटाना है तो उसके लिए बुलाई जा सकती है। फिफ्थ, वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अगर कंपनी वाइंडिंग अप के कगार पे, मतलब डूबने के कगार पे है,
तो उस टाइम पे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। सो अगला क्वेश्चन है, सो ये हो गया खत्म। अब अगला है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी टू गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। कोई भी ये 5 दिए हैं, इसमें से कोई भी 2 करने हैं कम से कम 500 वर्ड में। तो ये 7वां है, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, ये तो सिंपल सा। ये 8 वाला, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, व्हेन एंड हाउ मे इट बी अल्टर्ड। 2 करना है तो कोई सा भी कर सकते हैं, तो हम ये 8वां वाला करेंगे पहले। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यही वाला। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफिनीशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अंतर्गत, द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट of a company according to Companies Act 2013 under section 2 subsection 56. Memorandum of association is charter of a company which is prepared by present company act or any previous company act. It is also changed time to time. मतलब पहले तो देख लेते हैं चार्टर क्या होता है। चार्टर वो होता है मतलब किसी कोई भी चीज जब किसी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो उसे चार्टर बोलते हैं। तो ये 2013 के अंतर्गत रजिस्टर है कंपनी एक्ट के, तो इसलिए ये चार्टर है। सो इसका मतलब क्या हुआ पूरे का, जब भी हम कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो किसी भी कंपनी का, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। इसमें कंपनी के लाइबिलिटीज, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कंपनी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है सब कुछ इसमें दिया रहता है। जैसे कि ये डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अंदर बताया है। अब इसको देख लेते हैं कंटेंट्स क्या होंगे। डेफिनेशन देख ले। कंटेंट्स में कंटेंट्स को क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। पहला है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में हम सिमिलर नेम नहीं रख सकते, क्रिमिनल नेम भी नहीं रख सकते, अनवांटेड नेम भी नहीं रख सकते। अनवांटेड मतलब जिसकी जरूरत ना हो, लाइक जैसे किसी भी फेमस एक तरह के स्टोर का नाम, किसी भी मतलब कोई भी जिसकी जरूरत ना हो समाज में, उस तरीके का नाम नहीं रख सकते। अगला प्रोडक्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट प्री परमिशन। अगर उनको लाइक इस टाइप का नाम रखना है जैसे किंग, रॉयल, क्वीन, प्रिंस, पहली बात तो ये रखना इलीगल है, ये किसी को रखने की अनुमति है नहीं इस टाइप के नाम रखने को। लेकिन अगर फिर भी अगर आप चाहते हो ऐसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसा नाम रखने के लिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर प्रिजर्विंग नेम। आपको नेम को प्रिजर्व कराने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अगर आप अगला कैंसिलेशन ऑफ प्रिजर्विंग नेम, अगर आप अपना प्रिजर्व कराने के बाद अपना नाम कैंसिल करवा रहे हो तो उसका फाइन लगभग 1 लाख रुपए लग सकता है अगर हुआ तो। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज सेक्शन 12 के अंतर्गत है। मेंटेन, इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस डिटेल ऑफ ऑफिस के मेंटेनेंस का डिटेल होना चाहिए। सेकंड वेरिफिकेशन अंडर 30 डेज, आपको ये वेरीफाई कराना होगा 30 दिन के अंदर। थर्ड नेम एंड एड्रेस, कंपनी का नेम एंड एड्रेस उसमें मेंशन करना होगा। फोर्थ उसकी सील और प्रिंटिंग, मतलब उसकी मुहर और प्रिंटिंग दोनों बनवा लेनी है। अगला कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर में हम जिसमें नेम, मुहर और एड्रेस, रिसीप्ट ये सब लिखे होते हैं, ये कॉमर्शियल पेपर भी बनवा लेना है। अगला है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज सेक्शन 4 के अंतर्गत पहले डिफिनेशन एंड पावर एंड राइट ऑफ कंपनी, मतलब एक तरीके से कंपनी का फॉर्मेशन क्यों हुआ है, उसका पावर क्या है, उसका राइट्स क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्लॉज में। सेकंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर, शेयर होल्डर एंड डिवेंचर, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्लॉज में आपको कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए ये भी ध्यान रखना है कि हमारे इन्वेस्टर की सेफ्टी कैसे होगी, शेयर होल्डर की सेफ्टी कैसे होगी, डिवेंचर की सेफ्टी कैसे होगी, ये सब भी हमें मेंशन करना होगा। अगला है फोर्थ वाला लाइबिलिटी क्लॉज। फिफ्थ कैपिटल क्लॉज, उसमें लाइबिलिटी क्या है, उसके बाद कैपिटल क्या है हम देखते हैं। अगला अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम चेंज कैसे कर सकते हैं। पहला चेंज इन नेम ऑफ अ कंपनी, अगर हमें प्राइवेट से, अगर हम नाम में चेंज कर रहे हैं कंपनी के और हमें प्राइवेट से पब्लिक करना है
तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रार को नोटिस देना होगा कि हम अपना नाम ओल्ड से न्यू नेम करा रहे हैं, पुराने से नया नाम करा रहे हैं। एंड न्यू इनकॉर्पोरेशन लेटर, वो न्यू इनकॉर्पोरेशन लेटर जारी होगा, न्यू सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद ये जो सब होगा ये अंडर 60 डे के अंदर ये सब हो जाना चाहिए। इन केस ऑफ गवर्नमेंट से अगर आपके पास गवर्नमेंट की परमिशन है तब तो इसको एक्सटेंड करके 3 महीने तक किया जा सकता है, नहीं तो ये 2 महीने के अंदर लगभग 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अगला ट्रेडमार्क, हम अपना ट्रेडमार्क जो है वो 6 महीने से 3 साल के अंदर बनवा लेना है। 6 महीने से 3 साल के अंदर हमें ट्रेडमार्क अपना बनवा लेना है। अगला है चेंज इन रजिस्टर ऑफिस। अगर हमें अपना रजिस्टर्ड जो हमारा ऑफिस है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना बिजनेस उसको चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अंडर 15 डे न्यूज़ टेल टू रजिस्ट्रार, मतलब आपको 15 दिन पहले रजिस्ट्रार को ये न्यूज़ देनी पड़ेगी कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करवा रहे हैं। अगला चेंज बाय स्पेशल रेजुलेशन, या हम अब मीटिंग में, जो कंपनी की मीटिंग होती है जनरल मीटिंग, उसमें हम स्पेशल रेजुलेशन पास करके अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मतलब वही हमें विलेज सिटी टाउन या सिटी विलेज टाउन जो भी हम चेंज करवा रहे हैं ये उस रजिस्टर्ड ऑफिस के संबंध में है। नेक्स्ट रीजनल डायरेक्शन 30 डे, मतलब ये सब जो हो रहा है ये चेंज करवाएंगे जो नेम हम, ये रजिस्ट्रार के परमिशन से 3 दिन के अंदर हम 30 दिन के अंदर करवा लेंगे। अल्ट्रेशन इन, थर्ड वाला है अल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज में हम जो सेक्शन 13 के अंतर्गत आएगा उसमें चेंज कैसे करेंगे। सो पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, दूसरा पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन डालेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव क्लॉज में चेंज कर रहे हैं ताकि हमारे शेयर होल्डर या जितने मेंबर है सबको मालूम पड़ सके। एक हम इंग्लिश में डालेंगे, एक लोकल लैंग्वेज में डालेंगे। जैसे अगर हम पंजाब में हमारी कंपनी है और वहाँ पे हम ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज में चेंज कर रहे हैं तो एक पंजाबी में न्यूज़पेपर जारी करेंगे और एक इंग्लिश में न्यूज़पेपर जारी करेंगे ताकि जिसको इंग्लिश समझ आए वो इंग्लिश में समझ ले और जिसको पंजाबी में समझ आए वो पंजाबी में समझ ले। अगला वाला टू प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लीव अनसेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स, हम अपने अनसेटिस्फाइड जो हमसे संतुष्ट नहीं है शेयर होल्डर उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं कि अगर आप हमसे खुश नहीं हैं, आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते तो आप जा सकते हैं, उनको आप प्रोवाइड करा दें, वो अपना पैसा लेके निकल जाए। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन अंडर 30 डे फ्रॉम रजिस्ट्रार, आपको 30 डे के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, ये सब काम रजिस्ट्रार से। ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन, ये 15 नंबर के लिए तक काफ़ी था। अगला क्वेश्चन 9th वाला, व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस, डिस्कस ब्रीफली द सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस्ड स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टस। सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी एंड प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो आइए देखते हैं। प्रोस्पेक्टस सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 के अंदर, इट इज अ डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब एज अ प्रोस्पेक्टस विच इज इशूड बाय अ कंपनी इंक्लूडिंग विद रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 and self prospectus section 3 or any other notice letter or advertisement which is issuing to public for the subscription of security or an offer for purchasing these securities। मतलब एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट होता है, ये इसमें एडवर्टाइजमेंट टाइप का होता है ये कि किसी भी कंपनी, जैसे किसी भी कंपनी का फीचर क्या है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, ये सब इसमें डिस्क्राइब हुए रहते हैं। इसमें रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस इंक्लूड हुए रहते हैं, जैसा कि रेड हेयरिंग के लिए 32 सेक्शन एंड सेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए 3। ये मतलब हम उनको प्रोवाइड करते हैं जैसे कोई शेयर होल्डर हमारे शेयर को परचेज करना चाहते हैं या कोई भी कहीं पर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको हम एक एडवर्टाइजमेंट टाइप का ये पकड़ाते हैं। इसमें हम खुद के सब्सक्रिप्शन, इसमें लिखा है सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज और एन ऑफर फॉर परचेजिंग दीज सिक्योरिटीज, मतलब हम उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, हमारे फीचर क्या है ये सब उनको बताते हैं। अगर उनकी इच्छा हुई तो वो परचेज करेंगे। ये प्रोस्पेक्टस में ये सब लिखे रहते हैं, दैट इज प्रोस्पेक्टस। अब लायबिलिटीज क्या है प्रोस्पेक्टस की वो देख लेते हैं। लायबिलिटीज फॉर मिस स्टेटमेंट, सो क्या है, द अग्रीव्ड पार्टी मस्ट प्रूव लायबिलिटीज फॉर मिस स्टेटमेंट। द अग्रीव्ड पार्टी मस्ट प्रूव, जो हमारी विपक्षी पार्टी है जिन्होंने हमारे ऊपर क्लेम किया है कि हमने मिस स्टेटमेंट किया है उसको
प्रूव करना पड़ेगा कि हमने मिस स्टेटमेंट किया है। द मिसप्रेजेंटेशन वाज ऑफ फैक्ट। सेकेंड, इन रिगार्ड ऑफ मटेरियल फैक्ट। अगला, ही एक्टेड ऑन मिसप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, सफर डैमेजेस इन कंसिक्वेंसेस। मतलब जो वो क्लेम कर रहे हैं उसका कोई फैक्ट होना चाहिए। अगर जो मिसप्रेजेंटेशन हुआ है उनके द्वारा उन्होंने कोई निर्णय लिया था वो गलत हो गया है तब, और उसके कारण उनको डैमेजेस भी होने चाहिए तब। इसमें सिविल लायबिलिटीज क्या है? अगेंस्ट द को रिस्ट्रिक्ट द कॉन्ट्रैक्ट टू क्लेम डैमेजेस। वो चाहे तो आपके ऊपर डैमेजेस क्लेम करके कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, या अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स एंड एक्सपर्ट टू क्लेम डैमेजेस, या वो कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर के अगेंस्ट डैमेजेस को क्लेम करके उनसे ले सकता है। एंड क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है? क्रिमिनल लायबिलिटी वो होती है इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। या तो उनको जेल हो सकती है जिनके ऊपर वो करेगा, या फाइन वो भरेंगे, या दोनों भी भर सकते हैं।